there are a lot of people who are coming in and giving advices to my parents. भाई इसको ये पढ़ाई लिखाई करके क्या कर पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा. But my parents have been the pillars of my strength since my childhood. उन्हीं की वजह से जो मैं हूँ आज हूँ. I wanted to become a doctor. मेरा शुरू से प्लान था. I prepared for MBBS. मेरा CPMT में भी I appeared. CPMT में I got selected with 15th rank. जब मेडिकल हुआ तो मेडिकल पैनल रिजेक्टेड मिला. I started preparing for CAT. पहले साल CAT दिया. पहले साल मेरे को IIM कलकत्ता और कोझिकोड 2 जगह से कॉल आया. MBA के अंदर दौरान जो दोस्त बने वहाँ पे, जो पीयर ग्रुप था, द काइंड ऑफ कंपटीशन दैट वी हैड उस टाइम पर, इट वाज आई ओपनिंग फॉर मी. हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनीता और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहाँ मैं बात करती हूँ आप सबसे इंडिपेंडेंट लिविंग विद डिसेबिलिटी के ऊपर. आज की स्टोरी है एक एंटरप्रेन्योर की. एंटरप्रेन्योर जिसने बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए अपनी MBA करी IIM कलकत्ता से, और MBA करने के बाद अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी है टेक्नोलॉजीज में. कंपनी का नाम है अलीका टेक्नोलॉजीज. ऑफिसेस हैं नोएडा और आगरा में. और इनको मैंने ढूंढा है एक योर स्टोरी के आर्टिकल से, जिसमें लिखा गया था कि एंटरप्रेन्योर विद डिसेबिलिटीज में टॉप एंटरप्रेन्योर्स कौन से हैं, तो इनका नाम सबसे टॉप पे आता है. मैं बहुत खुश हूँ इनको होस्ट करने में, क्योंकि इनसे हम वो चीज़ें आज जानेंगे अपने इस वीडियो में कि कैसे अपने डिसेबिलिटी के चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आज ये इतनी बड़ी कंपनी के फाउंडर हैं, ओनर हैं, और बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं. ये बहुत ही रेयर है कि कोई डिसेबल्ड पर्सन अपनी कंपनी खुद स्टार्ट करता है और उसको इतना सक्सेसफुल बना पाता है. वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मेरी हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो. अब चलते हैं वीडियो में आगे और इफ्तिकार अली जी को वेलकम करते हैं. थैंक यू सो मच सर. नमस्ते, आपका स्वागत इस शो के ऊपर. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच. बहुत सारी ढेरों सारी बातें आपके साथ करनी है, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको कैसे आइडेंटिफाई किया. yourstory.com के ऊपर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा आपके बारे में, जिसके अंदर बताया था कि आपने कैसे डिसेबिलिटी को ओवरकम किया और अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी आपने स्टार्ट करी है. और जब मैंने ढूंढा कि कौन 10 लोग हैं जो सक्सेसफुल है, उनमें आपका नाम टॉप पे आता है. कहाँ छुपे रहे आप इतने टाइम तक, और मुझे स्पॉट करने में इतना टाइम कैसे लग गया, मुझे समझ नहीं आया. टॉप पे पहुंचना तो अभी बहुत टाइम है. इट इज वेरी 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 रिलेटिव टर्म टू द टॉप पे. या मतलब गॉड हैज बीन काइंड. So I think it was in 2017 I read this article. और काफी खुश हुई कि आप आज के टाइम में ये एंटरप्रेन्योरल जर्नी के अंदर आप सेल कर रहे हैं. बट आई एम श्योर ये जर्नी इतना इजी नहीं रहा होगा. अब मुझे पहले जानना है कि आप क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताएं. और आप मुझे ये भी बताएं कि आपको कौन से साल में हुआ, कौन लोग थे जो आपके साथ सपोर्ट में थे, और क्या आपका बचपन भी था. ये 2-3 चीजें हैं जो मैं जानना चाहूंगी, कुछ भी और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के पहले. ओके, सो मैं बचपन से ही स्टार्ट करता हूँ. बाय द वे आई एम टेलिंग यू दिस इज माय फर्स्ट वीडियो इंटरव्यू एवर. अभी तक मैं वीडियो के सामने नहीं आया. कि आपने मुझे ये इंटरव्यू के लिए हाँ करी. मैं बहुत खुश हूँ. ऑलवेज वर्क बिहाइंड द कर्टन्स. तो मेरे को वो आदत है पीछे काम करने की, बट मैंने कहा चलिए आई वांट टू टेल माय स्टोरी टू द वर्ल्ड, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल आउट देयर जो मुझे फोन करते रहते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि सर आपने कैसे किया. तो मैंने कहा चलो एक प्लेटफॉर्म अगर मिल रहा है तो लेट्स टॉक टू द वर्ल्ड थ्रू दिस थिंग. ओके, तो मैं बचपन से स्टार्ट करता हूँ. जहाँ से स्टार्ट हुआ मेरी पूरी लाइफ जर्नी. शुरू में क्या होता था कि जब आप जानते ही हैं हिंदुस्तान में लोग मशवरे देने में पीछे हटते नहीं है. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिंग इन एंड गिविंग एडवाइसेस टू माय पेरेंट्स. भाई इसको ये पढ़ाई लिखाई करके क्या कर पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 90s, जबकि ये इंफॉर्मेशन एज नहीं थी, मोबाइल वगैरह ज्यादा थी नहीं, एंड मतलब उतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज की क्या करियर रहेगा. उस टाइम में करियर सोचते थे कि लोग डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इस टाइप से रहता था, या IAS बनेगा. इसके अलावा किसी को ज्यादा करियर ऑप्शन थे नहीं. तो मम्मी को पापा को लोग बोलते थे जाके कि भाई इसको मेडिकल की शॉप करा दो, इसको फैक्ट्री करा दो, ये ट्यूशन पढ़ा लेगा घर पर, थोड़ा बहुत स्कूल पढ़ाई करके पढ़ाई लिखाई ज्यादा कराने का क्या फायदा है. बट माई पेरेंट्स हैव बीन द पिलर्स ऑफ माई स्ट्रेंथ सिंस माई चाइल्डहुड. उन्हीं की वजह से जो मैं हूँ आज हूँ. तो इनफैक्ट मेरी कंपनी का नाम भी मेरे पेरेंट्स के नाम को एमलगेमेट करके मैंने बनाया हुआ है. अलीगेंट टेक्नोलॉजीज कंटेन्स माय पेरेंट्स नेम. अच्छा, बताइए. तो मतलब Ali is the surname of the family. AL and QA is my mom's name.
A and father's name and combined them both and then created Alian. अरे वाह। So उन्हीं की ब्लेसिंग से कंपनी चल भी रही है। तो इस तरह से है। तो फिर बट माय मॉम ऑलवेज वांटेड मी, शी ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड मोटिवेटेड मी, नहीं तुझे पढ़ना है, तू पढ़ाई लिखाई करेगा तभी वही तेरे को आइडेंटिटी बनाएगी। एंड वो उन्होंने फिर उसके बाद दूसरा फेज आया कि लोगों ने बोला भाई इसको स्पेशल स्कूल में डालो, उन्होंने वो भी मना कर दिया, नहीं स्पेशल स्कूल नहीं, ही विल गो टू अ नॉर्मल स्कूल। तो शी गॉट एडमिटेड मी टू अ कॉन्वेंट नॉर्मल स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल्स के अंदर। वहाँ पे तो वहाँ पे भी जो मेरे को दोस्त मिले, जो लोग मिले, they also treated me normally, which I would like to reinstate कि that is very important factor कि अगर आप, I was the only person in the school who was walking on crutches. I used to walk on crutches. I've always walked on crutches. I've never used wheelchair in my life except for sometimes I use it in airport जहाँ पे काफी चलना पड़ता है, otherwise मैं wheelchair पे नहीं चलता हूँ, मैं crutches पे चलता हूँ। तो स्कूल में I was the only child who walks with crutches, but वहाँ पे भी काफी दोस्तों ने मेरे को सपोर्ट किया, they treated me normally, which actually helped me with my self confidence। क्यों क्या होता है ना कि if you start treating person with disability any differently, ज्यादा differently treat करोगे तो वो कॉन्शियस हो जाता है, और कॉन्शियस होने के बाद ना वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो वो मेरे अंदर कभी भी जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है वो कभी नहीं आने दिया। मेरे दोस्त, आई एम ब्लेस्ड विद हैविंग गुड फ्रेंड्स अराउंड मी, ऑलवेज हैव गुड फ्रेंड्स अराउंड मी, चाहे वो स्कूलिंग में हो, कॉलेज में हो, आई एम कलकत्ता में हो, आज भी हो। तो दे ऑलवेज सपोर्टेड, दे ऑलवेज ट्रीट मी नॉर्मली, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि इफ्तिकार ऐसा है तो इसको थोड़ा सा लाइक स्पेशल ट्रीटमेंट दो, व्हिच हैज एक्चुअली हेल्प मी। तो 12वीं हुई वहाँ पे, आई मतलब वहाँ पे भी आई वाज स्टूडियस बच्चा था, कहाँ पे पढ़ाई करी है सर? आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम सेंट जॉर्जेस कॉलेज आगरा। आगरा से? सेंट जॉर्जेस कॉलेज, ताजमहल वाले शहर से? जी जी, आई एम फ्रॉम आगरा। अच्छा सॉरी, आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस दैट, आई एम बेसिकली फ्रॉम आगरा, सिटी ऑफ ताजमहल। सिटी ऑफ वहीं पे ताज। स्कूलिंग करी मैंने। तो 10th एक और और 12th भी चीज है सर, मैं थोड़ा सा आपको बीच में रोकूंगी, वहाँ के जी, पेठे, पंछी के पेठे और दालमोट और बहुत दाल मोट मशहूर है, जी हाँ जी बिल्कुल, और जूते। हाँ हाँ सही। इंडस्ट्री। जी, और एक मेरे को बताइए चीज कि आपको डिसेबिलिटी क्या है, क्योंकि अभी वो भी अच्छा हाँ सॉरी, वो भी मुझे मेंशन करना था। तो आई हैव पोलियो इन बोथ द लेग्स, सो इट इज अप टू 60%। सो आई दोनों 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 पैरों में है, और एंड आई वॉक विद क्रचेस, बैसा के लेके चलता हूँ। एंड आई वेयर कैलिपर्स, सो ओके। जो आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं, नॉट हाँ आर्टिफिशियल लिम्स, इट्स आर्टिफिशियल कैलिपर्स, हाँ जो रॉड्स होती हैं, और द शू इज मेड ऑफ प्लास्टिक। हाँ। सर मैंने एक बोथ द बार लेग्स। पहले वीडियो बनाया था कैलिपर्स का, क्योंकि मैं भी पहनती हूँ कैलिपर अपने पैर में, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, वो ऑडियंस की रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे कहीं पे लिंक अप कर दूंगी, जहाँ हाँ प्लीज। देख ले उस वीडियो को भी कि जयपुर में कैलिपर कैसे बनता है। आपने कहाँ से बनाया है कैलिपर? मैंने तो शुरू में जयपुर से बनवाया था एक बार, उसमें पहला कैलिपर था, देन आई गॉट लोकल वेंडर्स। तो वो भी एक अलग जर्नी है कैलिपर्स की, क्योंकि पहले मैं लोहे के कैलिपर्स बनता था, अब रिसेंटली आई शिफ्टेड टू प्लास्टिक कैलिपर्स। तो वो एक अलग स्टोरी है। सो आई कम बैक टू माय स्कूलिंग। सो 12th हुआ, उसके बाद आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, मेरा शुरू से प्लान था। आई प्रिपेयर्ड फॉर एमबीबीएस, मेरा सीपीएमटी में भी आई अपीयर्ड, सीपीएमटी में आई गॉट सिलेक्टेड विद 15th रैंक। सो वहां पे यूपी में मेरा नाम, फोटो वोटो भी छपा था अखबार में उस टाइम पर। जब मेडिकल हुआ, तो मेडिकल पैनल रिजेक्टेड मी। So they told me that you cannot do MBBS because MBBS requires you to stand for long hours. So you either choose to do BHMS or BUMS. I'm not saying BHMS or BUMS was bad, but my plan was to go into MBBS only. So I said no. तो उन्होंने बोला कि आप तुम प्राइवेट में तुम्हें एडमिशन लेना तुम ले लो, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिलेगा। बट फाइनेंशियली उस टाइम पे फैमिली वाज नॉट समथिंग, उस फैमिली उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस हैड लॉट ऑफ ट्यूशन फीस एंड ऑल। तो आई हैड टू ड्रॉप दैट ड्रीम, वो छोड़ना पड़ गया। उसके बाद आई वाज क्लूलेस कि करना क्या है। आई डिड सम कंप्यूटर कोर्सेज, लोगों ने बोला कि कंप्यूटर ये कर ले, क्योंकि आपको मालूम है उस टाइम में इन्फॉर्मेशन थी नहीं इतनी ज्यादा। तो कुछ कंप्यूटर कोर्सेज करिए, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन ओरेकल, डोएको लेवल, वो सब किया, सोचा कि आईटी में ही जाएंगे, तब कुछ करेंगे। ग्रेजुएशन हुई तब भी मतलब चल रहा था, पता नहीं चल रहा था क्या करना है। लोगों ने बोलना शुरू किया कि भाई गवर्नमेंट जॉब कर, गवर्नमेंट जॉब वुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ रिजर्वेशंस फॉर यू, फॉर पीपल लाइक यू, पीपल लाइक मी। पीपल लाइक मी का क्या मतलब हुआ? यू आर जजिंग मी ऑन द बेसिस ऑफ द डिसेबिलिटी। भाई सोचो कि पढ़ाई लिखाई भी कुछ मतलब कुछ इंटेलिजेंस लेवल भी होता, बट जॉब मतलब मेरा मानना है कि जॉब शुड बी असाइंड टू समवन ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल दिस थिंग। तो वो हुआ। फिर देन आई जॉइंड अ कोचिंग सेंटर, थोड़ा सा डिजेक्टेड हो गया था, तो उस पर सोचा चलो यार अप्लाई तो कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो करना है। इन द मीन टाइम आई वाज टीचिंग किड्स आल्सो, घर पे ट्यूशंस वगैरह पढ़ा रहा था। तो जो कोचिंग सेंटर था वहाँ पे क्या था, फॉर्चुनेटली फॉर मी, दे वर कंडक्टिंग कोचिंग क्लासेस फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, वो बैंक पीओ वगैरह रहता है, एंड एमबीए एज वेल।
तो मैंने आई अपियर्ड फॉर मैट। तो वहाँ पे जो सर थे, आई वाज एक्चुअली, जो वहाँ के क्विज विज होते थे वहाँ पे टॉप कर रहा था मैं, अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो वहाँ के जो टीचर थे, जो हेड थे, उन्होंने मुझे परस्यू किया कि इफ्तिकार जस्ट अपियर फॉर मैट। एमबीए का एक एमबीए करके एक करियर ऑप्शन होता है। उस टाइम पे जितनी लिमिटेड नॉलेज थी, उन्होंने मुझे बोला, मैंने मैट के लिए मैट उन्होंने बोला मैट भर दे। आई मैंने मैट के लिए भरा, आई अपियर फॉर इट। वहाँ पे भी अच्छा परसेंटाइल आया मेरा, एंड आई गॉट कॉलेजेस फ्रॉम कॉल्स फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द कॉलेजेस। हम्म। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैट का एक कॉलेज था गुड़गांव में, डोंट नेम द कॉलेज। वहाँ गया, इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू के बाद उन्होंने बोला कि वी विल गेट यू एडमिटेड, बट वी डोंट गारंटी योर जॉब। जॉब नहीं दिलवा पाएंगे हम लोग। उन्होंने मुझे मुंह पर ही बोल दिया। अच्छा। तो वो मैं मना करके आ गया कि जॉब, जब आप बोल ही रहे हो मुझे कि आप जॉब दिलवाने के लिए कोई एफर्ट भी नहीं मारोगे, तो देन आई डोंट वांट टू एमबीए। आई केम बैक। उसके बाद उस टाइम में इंटरनेट कैफेज रहते थे। देन आई मैं एक बार बैठा हुआ था, आई वाज ब्राउजिंग थ्रू साइट्स कि एमबीए में और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो देन आई केम अक्रॉस दिस साइट बाय आईएमएस। जानते हैं आईएमएस कोचिंग, जो एमबीए की तैयारी कराता है। हम्म। वहाँ पे मैंने उनके जो सीईओ हैं उनको मेल किया, IMS@IMSindia.com जो भी था उस टाइम में, मेल किया कि मेरे साथ ये हुआ है, तो व्हाट शुड आई डू। हम्म। एंड टू माय सरप्राइज, जब मैं घर पहुंचा एक दिन बाद ही मिस्टर कमलेश सजलानी, द सीईओ ऑफ आईएमएस, ही कॉल्ड मी अप। उस टाइम पे लैंडलाइन था हम लोग के पास, लैंडलाइन पे कॉल किया था। 90, आई एम टॉकिंग वे बैक इन 2002 या 2003 शायद, उस टाइम पे आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो वो उस टाइम में उन्होंने कॉल किया। उन्होंने बोला कि इफ्तिकार मैं तेरी स्टोरी देखा, और नाउ तू कैट की तैयारी कर। हम्म। मैं कहा सर कैट की तैयारी आईएमएस आगरा में तो ऐसा कुछ कोचिंग वगैरह, आई विल सेंड यू द मटेरियल, डोंट वरी अबाउट इट, आई वोंट इवन चार्ज फॉर यू। तो आप तू कैट की तैयारी कर, मैं तेरे को बोलता हूँ कि यहाँ पे कोई फिजिकल फिजिकल का पंगा नहीं होगा, तू कैट निकाल देगा। मैं कहा ठीक है। मैं स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट। पहले साल कैट दिया। कैट पहले साल मेरे को IIM कलकत्ता और कोझिकोड दो जगह से कॉल आया। कैट में आई स्कोर गुड परसेंटाइल। और अगेन जब वो इंटरव्यू देने गया, तो इंटरव्यू देते वक्त फिर वो बोला कि मतलब द बैकग्राउंड वाज नॉट सो ग्रेट, बिकॉज आई डिड माय ग्रेजुएशन इन BSc, because I was preparing for CPMT, so I'm not focusing on my graduation. तो ग्रेजुएशन एक बेसिक से ग्रेजुएशन हुई विद एवरेज मार्क्स, तो मैं ज्यादा फोकस कर नहीं रहा था। वहां से निकला तो फिर देन इट वाज नॉट इनफ फॉर मी टू गेट इनटू IIM। तो वहां पे वो इंटरव्यू क्रैक हो नहीं पाया। देन मैंने कहा एक साल वेस्ट करने का फायदा नहीं है। आई गॉट एडमिशन इन UBS चंडीगढ़। आई होप यू नो, UBS चंडीगढ़ इज पंजाब यूनिवर्सिटी लिविंग दिल्ली। करती है। या MBA, वहां पे मैं MBA कर रहा था। तो फिर वहां पे एमबीए करते करते मुझे 5-6 महीने हो गए। इट्स गुड कॉलेज, इट्स ग्रेट कॉलेज, बट मुझे रियलाइज हुआ कि फॉर मी, एक तो मुझे लगा कि मेरे पोटेंशियल है इससे ज्यादा करने का, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो आई वुड बी पीपल वुड बी लुकिंग एट फिजिकल डिसेबिलिटी। वो देखेंगे ही देखेंगे, चाहे कितनी भी तुम्हारे पास कैपेबिलिटी हो। तो आई नीड अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे लोग सुन सकें, बात कर सकें। हम्म। मुझे लगा कि यूबीएस से बेटर प्लेटफॉर्म है, एक बार मैं ट्राई कर सकता हूँ। ट्राई करने में कुछ हर्ज नहीं है, IIM के लिए ट्राई करूंगा। तो IIM से निकलूंगा तो लोग सुनेंगे, मुझे कहेंगे कि हाँ यार IIM से निकला है, बात कर सकते हैं इससे एक बार, हम्म। नौकरी के लिए भी। तो मैंने यूपीएस पे रहते हुए मैंने दोबारा तैयारी करी। अच्छा। सब लोग मुझे बोला भाई तू पागल हो गया, तू एमबीए कर रहा है यहाँ पे, और देन यू स्टार्टेड दोबारा से। इनफैक्ट मैंने वहां का जो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स थे, उसमें भी मैं अपियर नहीं हुआ था। आई शट डाउन माय डोर, एंड देन आई ओनली अपियर फॉर कैट। मैंने उसके अलावा कोई भी एफिलिएट कॉलेज नहीं भरा। उसने बोला, मैंने बोला कि अगर होगा वहाँ ठीक है IIMS में, वरना एफिलिएट नहीं है। मतलब पूरा 100% देकर आई अपियर फॉर कैट अगेन। हम्म। सेकेंड टाइम अराउंड मेरे को ऑल, उस टाइम में 6 IIMs थे, 6 के 6 से कॉल आ गया, ठीक है। एंड आई क्रैक 5 ऑफ इट। ओ वाओ। थैंक यू। तो आई I'm the advice of my, मेरे दोस्त के भाई थे, तो उनसे मैंने फिर आई गॉट एडमिटेड इन IIM कलकत्ता। उन्होंने मुझे बोला कि IIM कलकत्ता, बैंगलोर, आई वाज हैविंग कंफ्यूजन बिटवीन द टू। आई जॉइंड IIM कलकत्ता आफ्टर सेवरल कंसिडरेशन। देन IIM कलकत्ता हुआ 2 साल, ऑसम 2 इयर्स। मतलब वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करी पूरा। MBA के अंदर दौरान जो दोस्त बने वहाँ पे, जो पीयर ग्रुप था, द काइंड ऑफ कंपटीशन दैट वी हैड उस टाइम पर, इट वाज आई ओपनिंग फॉर मी। क्योंकि उस तरह का कंपटीशन लेवल मैंने कभी देखा नहीं था। क्योंकि आई स्ट्रेट कमिंग फ्रॉम आगरा, वहां से चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से देन केम टू कलकत्ता। सो दैट लिफ्टेड द एंटायर पर्सपेक्टिव कि भाई तुम उस लेवल पर आ चुके हो, अब तुम्हें अपना थोड़ा एफर्ट्स और मारने पड़ेंगे। हम्म। तो फिर वहां से फिर वो MBA किया। MBA करने के बाद मेरे को, मैंने MBA के पहले जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, उसके साथ साथ उसके बाद भी मैंने 1-2 साल गैप में वहाँ पे मैंने थोड़ा कोडिंग का काम किया था। लैंग्वेज मैंने आपको बताया था, कोडिंग के कुछ कोर्सेज वगैरह थे। हम्म। तो 2 साल का एक्सपीरियंस था मेरे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। तो थ्रू थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस आई अपियर्ड फॉर दैट हाउस इन IIM कलकत्ता, और वहां से मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था HCL में।
तो अच्छा, HCL में प्लेसमेंट इंटरव्यू हुआ और वहां पे सिलेक्शन हो गया, तो देन आई जॉइंड HCL इन 2006। ओके। सो आपका कैंपस प्लेसमेंट HCL में हुआ और यू वर वर्किंग लाइक हार्डकोर टेक्नोलॉजी कंपनी। हार्ड टेक्नोलॉजी कंपनी, बट उसके वहां पे बाद जो आप अब आप फिर कहाँ पे आ गए, मतलब नहीं क्या? प्रोफाइल बिजनेस एनालिस्ट का, टेक्नोलॉजी प्रोफाइल नहीं था, बिकॉज यू हाँ, आर एन MBA, तो दे विल कम एंड पिक यू अप फॉर नहीं। इधर बिजनेस एनालिस्ट पोजीशन और प्रोजेक्ट मैनेजर, जो डोमेन कंसल्टेंट वाली पोजीशन रहती है। हम्म। तो HCL में काम किया, HCL में आई वर्क फॉर 1.5 years। HCL में नोएडा में, गुड़गांव में, ऑस्ट्रेलिया, आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया ऑन असाइनमेंट, वहां पे भी गया। आई वेंट अलोन बाय द वे, तो वहां पे भी कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, यहाँ से खुद ही ट्रैवल किया था, खुद ही वहां पे रहा 1 महीना और फिर वहां से फिर आया था। ठीक है। Then I joined TCS, Tata Consultancy Services, Bangalore में। बैंगलोर में I worked for 6 months, but due to some personal reasons, I had to come back to Delhi। दिल्ली में फिर कुछ टाइम रहा, देन वहां पे बीच में नौकरी, जब जब वहां से लौट गया तब आई वाज विदाउट जॉब, नौकरी कुछ टाइम नहीं करी, एंड कुछ थे इश्यूज पर्सनल के। हम्म। देन फिर मुझे समझ में नहीं आया मुझे करना क्या, बिकॉज बिजनेस बिजनेस एनालिस्ट के रोल में क्या था कि मूवमेंट काफी ज्यादा था। बिजनेस एनालिस्ट के रोल में क्या होता है कि यू हैव टू गो टू द क्लाइंट साइड, देन स्टे देयर, बिकॉज आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया, एंड देन बीच में मलेशिया का मुझे असाइनमेंट था, आई वेंट टू मलेशिया एज वेल। वहां पे जाके मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ जाना और काम करना थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट है मेरे लिए, क्योंकि अकेले मैनेज करना इट इज स्टिल डिफिकल्ट। हम्म। ट्रैवल करना इज फाइन, बट अकेला रहना वहां पर, और मतलब बाहर तो यू वोंट डोंट गेट सर्वेंट्स एज एज इजली एज यू गेट इन इंडिया। यहाँ पे तो कहीं जाते तुम्हें हेल्प भी मिल जाती है, वहां नहीं मिलती, कपड़े भी खुद धोने पड़ रहे हैं, वहां पे सब चीजें खुद करनी पड़ रही है। सो इट वाज अ बिट ट्रिकी फॉर मी, देन आई डिसाइडेड कि नहीं, आई हैव टू चेंज माय, ये बिजनेस एनालिस्ट नहीं कर पाऊंगा मैं। तो फिर वहां पे देन आई टॉक टू कमलेश सर अगेन, तो उन्होंने बोला कि आप तो मुझे IMS जाके ज्वाइन कर ले, एक बार एडटेक इंडस्ट्री में काम करके देखिए, एजुकेशन इंडस्ट्री में। मैंने कहा चलो ठीक है, लोगों को फिर कैट की तैयारी कराई मैंने। आई आई वर्क विद IMS फॉर अराउंड 2.5 years, एंड ओके। देन वहां पे इन साउथ दिल्ली आई वाज द, वहां पे जो सेंटर मैनेजर था, वहां पे सेंटर हेड था वहां पे साउथ दिल्ली में। हाँ। 2-2.5 साल वहां पे काम करा मैंने। वहां का सेंटर वाज बिकेम वन ऑफ द टॉप सेंटर्स इन इंडिया, जो कि परफॉर्मेंस वाइज भी इस तरह से। देन आई देन फिर मुझे लगा कि ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा सैचुरेशन आ रहा है, कोचिंग के अलावा भी जो MBA है और जो टेक्नोलॉजी थोड़ा सा बैकग्राउंड है मेरा, मुझे वापस उसके अंदर जाना है, बट नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस एनालिस्ट। तो देन आई जॉइंड अ कंपनी, एन IT कंपनी, एज डायरेक्टर ऑपरेशंस। हम्म। वहां पे मैंने काम किया 2-2.5 साल, और वहां पे काम करके फिर मुझे रियलाइज हो गया कि भाई, मतलब यू हैव टू डू समथिंग जो कि इट डजंट रिक्वायर योर फिजिकल प्रेजेंस, क्योंकि फिजिकलिटी के चक्कर में ना, वो जो बॉसेस भी रहते हैं वो आपको मुंह पे नहीं बोलेंगे, बट वो कहीं ना कहीं कहेंगे यार ठीक है, इसकी जगह मैं किसी और को भेज देता हूँ, वो जल्दी काम करके आएगा, चाहे कितना भी, मतलब ये मेरा पर्सनल पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि लोग माइट पीपल माइट बी थिंकिंग डिफरेंटली, बट तो फिर मैंने सोचा कि यार मुझे आई नीड टू क्रिएट एन इकोसिस्टम विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मी, और तभी मैं पैसे कमा रहा हूँ, हम्म। वो तभी चल पाएगा सर्वाइवल, वरना नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा फिजिकल मूवमेंट वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है उस टाइम पे। बात है आगे जाके जब थोड़ी एज बढ़ेगी, फिजिकल लिमिटेशन और भी आएंगी, देन स्ट्रेंथ भी थोड़ी कम होगी, तो फिर देन, तो उस फोरसाइट से देन आई थॉट कि यार मुझे अपना कंपनी चालू करनी है। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजंस behind starting the company was my networking. I am very good at networking, मतलब आई एम ब्रिलियंट एट नेटवर्किंग। तो मैं शुरू से ही, चाहे वो मेरा स्कूल का फेज रहा हो, चाहे मेरा HCL का, TCS का, या उसके बाद का, आई हैव ऑलवेज बीन इन टच विद अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, तो वो रहते हैं। तो नेटवर्किंग इज देयर राइट नाउ, पूरी नेटवर्किंग में जो मेरे दोस्त वगैरह हैं काफी सारे, या जो मेरे बिजनेस कलीग्स भी हैं, दे आर गुड पोजीशन। तो मैंने कहा यार नेटवर्किंग तो है, आई जस्ट नीड टू मतलब अप्रोच देम, बोलता बस पता नहीं है मुझे कि मैंने ये कंपनी स्टार्ट करी है, रेस्ट गॉड विल हेल्प। तो फिर देन इन 2014 आई, ये वाला आइडिया है मुझे अलीगढ़ टेक्नोलॉजीज का। तो आई वाज गुड एट टेक्नोलॉजी, मैंने तीन, फिर बीच में जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर ऑपरेशंस काम किया, वहां पे मुझे एक्सपीरियंस मिला 2.5 साल कंपनी मैनेज करने का, फ्रॉम द बैक एंड, एज आई टोल्ड यू, बैक एंड में मैं ज्यादा अच्छा काम करता हूँ। तो बैक एंड में मैंने काम करा, पूरा पूरा ऑपरेशंस के अंदर काम करा पूरा। तो फिर देन आई डिसाइड कि फिर ये कंपनी चालू करी, बाद में अलीगढ़ टेक्नोलॉजीज, नाम मैंने आपको बता दिया, नाम मेरे पेरेंट्स के नाम पर है। एंड आई स्टार्टेड एज अ वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, स्टैंडर्ड IT कंपनी, वेबसाइट डेवलपमेंट वाला काम करना है और करते हैं स्टार्ट। देन आई फिर वहां से स्टार्ट हुआ, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिले। बाय द वे मेरा वन ऑफ माय फर्स्ट क्लाइंट इज HCL, सो HCL वाज माय फर्स्ट एम्प्लॉयर एंड देन फर्स्ट फर्स्ट क्लाइंट एज क्लाइंट वेल। एज वेल। तो मैं ओके। कभी शिवनादर साहब से मिलूंगा तो थैंक यू जरूर बोलूंगा उनको, मैं कहा, सर आपके पास, आपके साथ अलग रिलेशनशिप मेरा। तो उसके बाद HCL था मेरा पहला पहला वन ऑफ माय फर्स्ट क्लाइंट्स।
एंड देन आई स्टार्टेड डिफरेंट वर्टिकल्स। तो हम लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं शुरू में, देन वी मूव टू मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी करते हैं, आई हैव अ टीम फॉर दैट एज वेल। देन वी आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग एज वेल। एंड स्टार्टिंग से हम लोग स्टाफ ऑगमेंटेशन भी करते हैं, स्टाफ ऑगमेंटेशन would be contractual hiring if you know कि जो करता है, and then gradually we move on to corporate hiring as well. So these are 4 to 5 verticals which have been running since the inception of the company. Gradually we have built a team. अच्छी शुरू में हम लोगों ने, I started alone, फिर 2 लोग और जोड़े, फिर 2 लोग और जोड़े। अभी right now the company strength is somewhere around 80 to 100, 100 लोग काम कर रहे हैं। Okay, very nice. Do you hire persons with disabilities? अभी मैं I hire person with expertise. Okay. राइट नाउ अगर मैं कहूँ कि आप मुझे बोलो कि कोटा सिस्टम के थ्रू करते हो कि एक डिसेबल्ड पर्सन इफ ही डजंट हैव द एक्सपर्टीज, देन आई डोंट नो। Okay, if somebody has an expertise, can they reach out? Absolutely, absolutely. Okay, good, very good. So that's something which I wanted to hear. चलिए आगे बढ़ते हैं। Because I always stress on education. मैं कहता हूँ कि मतलब don't go and go for asking job on the basis of a disability. तो वो तो फिर आप सिंपैथी मांग रहे हो ना, वो सिंपैथी तो हो नहीं पाएगी। Go मतलब study and then go and show your expertise and then do it. मतलब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस एजुकेशन से ही आएगा, उसके बिना तो आप कभी भी नहीं आ सकते इसके अंदर। That's right. जब और वो पर्सपेक्टिव भी उसी तरीके से आता है। जैसे अब मेरे को कितने लोगों ने डिस्करेज किया बचपन में कि जब मैं एमबीए की तैयारी करता हूँ, मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड एक्चुअली लाफ्ड एट मी, एमबीए कहां से कर रहे हो, तेरी बस की नहीं। दैट गाय डिड हिज एमबीए फ्रॉम नॉट सो गुड कॉलेज एट द एंड ऑफ द डे, और फिर क्योंकि ही वाज एन इंजीनियर, यार मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैं तो अच्छी, पर तेरे बस की है नहीं। एक टीचर ने मुझे, जब मैं आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, तब उन्होंने मुझे कैट के इंटरव्यूज तैयारी कर रहा था, ही एक्चुअली डिस्करेज मी ऑन माय फेस, इफ्तिकार व्हाई आर यू गोइंग गेटिंग इनटू एमबीए, एमबीए इज नॉट अ कप ऑफ टी, एमबीए इज फॉर पीपल हु कैन मूव, you go and do some job. A teacher who was making me prepare for MBA, and थोड़े सालों बाद, I don't want to name the teacher, उनको मैंने IMS में अपने सेंटर में जॉब दी थी। Okay. तो he actually recognized me, हाँ इफ्तिकार तेरे को मैंने मना किया। हाँ, ओके। तो आज कितनी खुशी होती है जब आप अपने लिए, खुद के लिए कुछ कर रहे हो, तो किस लेवल पे आप अपने आप की इस खुशी को एक्सप्रेस करते हो? आई फील प्राउड। मतलब मेरे को सबसे बड़ी बात है कि माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी, माई फैमिली इज प्राउड ऑफ मी। मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको लगता है कि हाँ भाई इसने कुछ कर लिया शुरू में, जो कि उनको सबसे, माय मॉम वाज ऑलवेज वरीड कि यार ये कुछ कैसे, मतलब शी ऑलवेज वांटेड मी टू बी इंडिपेंडेंट। उनके ये नहीं था कि मैं करोड़ों रुपए कमाऊं कि कुछ भी करूं, जस्ट डू समथिंग विद योर लाइफ एंड डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ओके, ये डिपेंडेंट वर्ड बोल रहे हैं या इंडिपेंडेंट वर्ड बोल रहे हैं, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस? देखिए, जो फिजिकल लिमिटेशंस हैं वो तो हमेशा रहेंगी, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। कि जैसे अभी मैं आपको जो एग्जांपल देता हूं एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट में जाता हूं तो एयरपोर्ट में यू नीड टू गो फ्रॉम वन एंड टू अनदर, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगर मैं जबरदस्ती के आगे बोल के बोलूं नहीं यार मैं तो कर सकता हूं, आई वांट टू प्रूव पीपल आई विल गो ऑन क्रचेस, दैट इज एक्चुअली फॉर मी इट इज अ बेवकूफी कि तुम अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो, तुम चल नहीं पाओगे, पैरों में दर्द होगा। तो वहां पे आई एक्सेप्ट किया मैं नहीं चल सकता हूँ, आई विल आस्क देम टू गिव मी अ व्हील चेयर। तो दैट इज वो मेरे लिए इंडिपेंडेंस फॉर्म नहीं करता। इंडिपेंडेंस ये है कि आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। देन अगर मुझे कहीं मूवमेंट करना है तो अभी तो ड्राइवर भी है मेरे पास, बट अगर मुझे शुरू से मूवमेंट करना 20 साल से अभी यूजिंग का काइनेटिक होता, तो मेरे मोबिलिटी डिपेंडेंट थी, वो खत्म हो गई। अब मुझे गाड़ी उठाई, जो करना है वो कर लो। और पिछले 2 साल से, और मैंने आपको बताया कार भी ले ली मैंने, तो आई कैन ड्राइव। कार के बारे में पूछूंगी आपसे, पहले हम उस इंडिपेंडेंस को बात करते हैं जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस आपके लिए वो है जहाँ पे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हो, जहाँ पे आप मोबिलिटी इंडिपेंडेंट हो गए हो, और जहाँ पे आप उन मायनों में इंडिपेंडेंट हो गए हो जहाँ पे लोग आपको समझते थे कि आप नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं आपके कुछ बिल्कुल यही है कि अगर ये 3 चीजों को हम डिफाइन करें तो ये आपके लिए इंडिपेंडेंस है। अगले पॉइंट पे चलती हूँ जहां पे मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि जब आपने 2 व्हीलर लिया, क्योंकि आपने बताया कि आप साइड व्हील्स वाले स्कूटर चलाया करते थे, तो वो वाला जब आपने स्कूटर लिया तो आपके पेरेंट्स का क्या सबसे पहला रिएक्शन था? मुझे याद है कि मैंने जब 2 व्हीलर लिया था, लेने के बाद मैं थोड़ा सीख रहा था, उसके बाद ही पापा टूर पे गए थे एंड देन इज कमिंग बैक, मैं उनको लेने गया था स्टेशन। हाँ, पहली बार। तो ही फेल्ट सो प्राउड कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तेरे स्कूटर पे पीछे बैठ के मैं स्टेशन से घर पे आऊंगा। अच्छा, और आपने जब गाड़ी खरीदी तब क्या रिएक्शन था उनका?
नहीं, गाड़ी तो फिर उन्होंने ही दिलाई थी, क्योंकि एक्चुअली मेरे को गाड़ी के बारे में पता नहीं था, पापा ने ही डिसाइड किया, पापा ने ही बोला कि नहीं यार इसको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट और करना है, तो फिर उन्होंने गाड़ी के बारे में बोला था। तो ऐसा अच्छा। नहीं था कि बस अदर वे राउंड, मैंने ही बोला कि पापा मुझे गाड़ी चाहिए और ये दिलाओ। आई यूज्ड टू ड्राइव दैट, वो रिक्शे वाला जो होता है ना हाथ वाला, तो वो हाँ। लोकल लोकल मूवमेंट के मैं वो यूज करता था। तो ओके। पापा को सोचा है कि नहीं, ये जब ट्यूशन व्यूशन भी जाता है करता है, तो ये उसको ऑटो करना पड़ता है, रिक्शा करना पड़ता है, कभी हमारे पर्टिकुलर, तो देन ही सजेस्टेड कि लेट्स बाय यू स्कूटर। वहां गए बात करने के लिए, and then he bought me this। हम्म। एंड जब उन्होंने देखा कि इंडिपेंडेंस हुए, तब तब there was a sense of satisfaction with their eyes कि हाँ ठीक है, now we have made him एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया towards independence। सो आज आज की डेट में अगर आपको क्योंकि मैंने ये आर्टिकल में ही पढ़ा था, योर स्टोरी के आर्टिकल में, जहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट दिया है कि डिसेबिलिटी इज अ माइंडसेट। व्हाट डज दैट मीन? इट्स अ माइंडसेट। अगर आप मतलब मैं जब भी कुछ भी चीज के लिए आगे बढ़ रहा हूँ ना, मैं हम्म। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल होना तो जरूरी है। मतलब मैं कल को मैं कहूँ कि मैं पहाड़ चढ़ना है मुझे, आई कैन नॉट डू दैट। उतना अगर आपके दिमाग में है कि आप उतनी चीजें नहीं कर सकते हो जो कि फिजिकली लिमिटेशन है वहां पे आपके साथ। आई कैन गो आई कैन गो एंड क्लाइंब अ माउंटेन, और मैं जाके बीच पे नहीं चल सकता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे सैंड होती है, तो वहाँ बैसा के रखना दिक्कत है। वो प्रैक्टिकली अगर आपके दिमाग में है, आप एक्सेप्ट कर चुके हो। उसके अलावा माइंडसेट का मतलब ये हुआ कि आपको कुछ भी काम करना है, देन डोंट लिमिट योरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स। जब मैं अपनी कंपनी चालू कर रहा था लेकिन, तब भी लोगों ने मुझे बोला था कि कंपनी चालू मत कर। जब यूपीएस चंडीगढ़ से मैं कैट की तैयारी कर रहा था, तब भी मुझे बोला था मत कर, क्योंकि यू वोंट बी एबल टू डू इट। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मुझे लगता है कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ कि मैं उतना फाइट मार के ये निकाल सकता हूँ, तो आई विल क्विट। अगर आप पहले ही यहाँ पे दिमाग पे ही लड़ाई हार जाओगे, तो फिर तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। पहला स्टेप तो तभी उठाना पड़ेगा ना। अब ये बताऊँ आपको मैं कि जब मैं कैट की तैयारी कर रहा था, तो कैट की तैयारी के वक्त मेरे को ज्यादा टेंशन इंटरव्यू की थी कि मैं कैट का जीडीपीआई कैसे निकालूंगा। लोग बोलते थे तुझे रिटर्न की टेंशन नहीं है। अरे मैं क्या, रिटर्न तो ठीक है मैं निकाल लूंगा, बट मैं जीडी पे कैसे करूंगा? वी वर फ्रॉम आगरा, अंग्रेजी की दिक्कत थी, इंग्लिश सीख रहे थे, कभी भी जीडी ग्रुप में बैठ के इंग्लिश में बात करते नहीं थे, उस टाइम पे ज्यादा था नहीं। वो मेरा अलग तरीके की टेंशन थी। अब लोग कहते थे मुझे कि जब क्योंकि मैं मैच से बताता हूँ आपको, लोग कहते थे कि यार 300 200 सीट्स है, 200 250 सीट से एक आया मैं, एंड तेरा अराउंड 2.5 से 3 लाख लोग दे रहे हैं कैट, तो तू कैसे निकालेगा? तो मैंने कहा 200 सीट और 250 सीट, तो मुझे तो एक ही सीट चाहिए ना। दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। बस वो माइंडसेट है। तो जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू डोंट एंड देन डोंट लुक अराउंड, तो फिर अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। राइट नाउ भी, अभी भी जब मैं कंपनी छोड़ रहा था, तब भी यही लोगों ने क्या किया, यार आईटी कंपनी इतनी सारी है तो कैसे चलाएगा, ये ज्यादा काम नहीं, मार्केट में तभी भी इतनी सारी है, मैं तो आई नीड अ फ्यू क्लाइंट्स टू वर्क इट, मेक इट वर्क। मेरे को कौन सा मैं दुनिया जहां में मतलब ये सब हर कंपनी से काम करना है। जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू नीड। मैं वही करता आ रहा हूँ शुरू से, एंड ऊपर वाले का कहना है कि उसी अप्रोच के साथ उन्होंने मुझे सक्सेसफुल भी रखा है। एंड आई ऑलवेज बीन पॉजिटिव, ऑलवेज बीन, मतलब मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ लाइफ में। परेशानियां काफी आई हैं मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी काफी परेशानियां रही हैं, उसके बावजूद आई ओवरकम देम, और मैं आगे ही बढ़ता हूँ। मेरे मेरे बहुत बड़ा मानना है, बहुत बड़ी सोच है कि जो भी ऊपर वाला करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो वही करता तो हुआ इसका है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ऊपर वाले ने आपके साथ इन टर्म्स ऑफ योर डिसेबिलिटी किया है वो अच्छा किया है? मतलब ही वांटेड मी, हो सकता है कि डिसेबिलिटी की वजह से ये जो आप मेरा इंटरव्यू ले रही है, अगर मैं नॉर्मल होता तो आप मुझसे पूछती भी नहीं। ओके। आपने एक्स्ट्रा अटेंशन मिल जाती है उस वजह से। और ठीक है, तो इसके अंदर भी ऊपर वाले की कुछ आजमाइश होगी कि हाँ दिया है, तो उसके अलावा ऊपर वाले ने मुझे इसके अलावा जो कॉम्पनसेट किया है, दैट हैज बीन मोर, फार मोर देन व्हाट अ नॉर्मल पर्सन कुड हैव डन। मैं आपको मतलब मैं ऐसा कुछ, आई एम नॉट बीइंग एरोगेंट, बट आई एम एम्प्लॉयड अबाउट 80 to 100 पीपल वो वर्किंग फॉर मी राइट नाउ। अगर आप मतलब एक नॉर्मल जो भी है इस तरह से, अगर आप तो सोच के बैठेंगे कि इस टाइम पे जब किसी ने मुझे बोला था कि यू वोंट बी एबल टू डू इन लाइफ टू दिस फेज, जहां ऊपर वाले ने मुझे इन अ पोजीशन, आई एम इन अ पोजीशन टू पे फॉर पीपल सैलरीज, एंड क्या लोग आते हैं उनके कहते हैं कि सर की वजह से हमारा घर चल रहा है, दैट इज अ गुड थिंग फॉर मी। मतलब इन द सेंस कि मैं, इट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। चल मैं अपने लिए तो कर ही रहा हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर अदर्स एज वेल। दैट्स रियली नाइस टू हियर। क्योंकि जहाँ पे आपको एक टाइम पे ये बोला गया था ये तो नौकरी क्या कर पाएगा, आज आप 80 से 100 लोगों को एम्प्लॉय करे हुए, ये ना वो आपने टर्न अराउंड कर दिया है एक्चुअली, विच इज लाइक प्रूविंग योर कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज।
So I guess your story is kind of very interesting to know. Moving forward, okay, so tell me who all are there in your family. मॉम डैड और मेरे 3 भाई हैं छोटे. आई एम द एल्डेस्ट वन. तो वी आर 4 ब्रदर्स. और मेरी वाइफ है और मेरे 2 किड्स हैं, एक बेटा एक बेटी. ओके, जब बचपन में आप थे, आप 4 भाई आपने बताया, तो आपके भाइयों का क्या टेक था आपकी लाइफ के प्रति, या तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है आपकी डिसेबिलिटी के कारण? तो दैट इज अगेन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो मेरे भाइयों ने भी हमेशा मेरा सपोर्ट ही किया है. तो वी हैव अ फैमिली बिजनेस. हमारा जूते का काम है. पापा ने शुरू से शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहले स्मॉल स्केल पे था, अभी बड़े स्केल पर है. तो जो मेरे 3 छोटे भाई हैं, इमरान, फैजान और रिजवान, तो जो सेकंड वाला है वो ऑलमोस्ट मतलब मेरे से 1 साल छोटा ही है. तो वो भी काफी इंटेलिजेंट है. तो उसने भी मतलब ग्रोइंग अप ईयर्स उसको भी कुछ करना था लाइफ में, सीए बनना था, और वो भी अपनी पढ़ाई कर रहा था. बट उसको ये समझ में आया थोड़े दिन में कि मेरे को पढ़ाई करनी है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी. एंड पापा के साथ एक आदमी लग सकता है, तो मैं लग सकता था या वो. अब जो पापा का काम था वो रिक्वायर्ड मोर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. So then he sacrificed his career and then he joined father, my dad. And then मैंने तो 2006 काफी लेट जाके 2006 में पास आउट हुआ, ज्वाइन करी जॉब मैंने. काफी लेट मैंने पैसा कमाना थोड़ा शुरू किया. उसने ही जॉइंड माय फादर वे बैक इन 1998. तब से वो सपोर्ट कर रहा है ड्यूरिंग माय एमबीए डेज एज वेल, और ड्यूरिंग माय जब यूबीएस था, यूबीएस के बाद भी. तो ही वाज देयर. पापा ने कहा कि भाई जो तुझे करना है कर, मतलब बीइंग माय यंगर ब्रदर, भाई जो कर रहा है कर, भी आर देयर. इनफैक्ट बाकी भाई भी थे तो सभी सपोर्ट कर रहे थे. देयर आर माय फ्रेंड्स. तो अभी हम लोग का ऐसा कुछ यानी कि दोस्तों वाला सब किताब है, जो भी करना है एंड दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी. अभी हैड ईच अदर बैक्स, जब भी था अभी भी है. वेरी सपोर्टिव फैमिली. Okay, and what about your wife, your kids? How are they doing now? Like आपने जब शादी करी होगी तो भी एक व्यू पॉइंट रहा होगा, क्योंकि ये एक डिफिकल्ट स्टेज होती है एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए. तो शादी लव मैरिज हुई थी. सो मेरा ये क्लियर था कि जब भी शादी करूंगा तो मैं पहले सब चीज मिलकर बताकर, शी शुड नो एवरीथिंग अबाउट मी, क्या लिमिटेशंस रहेंगी, क्या चीज रहेंगी. तो मतलब जो रहता था, मैं बस एक ही बात बोलता था जब भी मैं मिला उनसे. मैंने कहा कि आपके दिमाग में जब भी रहेगा कि आपको मेरे चक्कर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो मेरे चक्कर में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने खुद कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. थोड़ी बहुत चीजें रहेंगी तो ठीक है, एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत रहेगा. तो मान लो कि कहीं तुम्हें जाना है तो आई विल ट्राई कि तुम्हें रिक्शे से जाना पड़े, मैं तुम्हें कार से लेकर जाऊंगा. तो उतना में पैसा कमाना पड़ेगा फिर मुझे. तो लोगों के तो तुम्हें वहां पे जितने एफर्ट्स होंगे वो एफर्ट्स कम मानने पड़ेंगे. तो कॉम्प्रोमाइज कम करना पड़ेगा. तो शी अंडरस्टूड. देन शी रिस्पेक्टेड एजुकेशन एज वेल. तो पढ़ाई लिखाई भी देखी. देन शी इज रनिंग हर ओन शॉप एज वेल, नागरा. उसका अपना रिटेल स्टोर है, वो भी बिजनेसमैन है. एंड मेरी एक छोटी बेटी और एक बेटा है. अरे वाह, दैट्स रियली नाइस टू हियर. ओके, सो पहली बार जब आप इंटरनेशनल ट्रिप पे गए ऑस्ट्रेलिया, कैसा लगा आपको? पहली बार तो हम लोग, मैं पहली बार ही जा रहा था तो काफी एक्साइटमेंट थी कि भाई फॉरेन कंट्री जा रहा था. घर वाले भी पूरे, एवरीवन लाइक स्टूड अप एंड टुक नोटिस कि अरे ये इफ्तिकार ऑस्ट्रेलिया जा रहा है. मतलब जो खानदान वाले जो भी थे, जो कह रहे थे कि कुछ नहीं कर पाएगा, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया वाज अ बिग थिंग. फॉर मी इट वाज जस्ट एन असाइनमेंट कि हाँ चल तुम जा रहे हो. ऑफ कोर्स आई वाज आल्सो एक्साइटेड अबाउट इट कि मैं जा रहा हूँ पहली बार फॉरेन ट्रिप पर. देन मॉम वाज कंसर्न्ड कि भाई तू अकेला जा रहा है, अकेला हाउ विल यू बी एबल टू हैंडल इट. बट देन शी हैड कॉन्फिडेंस एज वेल कि नहीं कर लेगा. कंसर्न थी, पर उन्होंने कभी रोका नहीं. तो मतलब आपने मेरा इसमें खाना वगैरह बनाना सीखा था? नहीं, वो बस वहीं पर ही मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज किया. मैंने कहा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो जाएंगे, बाहर से मंगा लो, खाना ना बन पाएगा. तो खाना बनाना नहीं आता. कभी एक बॉइल्ड एग वगैरह, ऑमलेट वगैरह बना लो बस, और चाय बना लो. उसके अलावा मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली. वो मजबूरी तो बात दूसरी है कि मुझे सीखना नहीं पता. आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन कुकिंग. सो मैंने वो सब कभी अपना दिमाग लगाया भी. अच्छा, ओके. तो आपके किन My mom is a fantastic cook and my wife is a fantastic cook, so it compensates for that. दैट्स राइट. ओके, सो आप आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने अपनी लाइफ को कैसे ईज आउट किया हुआ है? मतलब कौन सी टेक्नोलॉजीज आप यूज करते हैं? जैसे मैं 2-3 तो मैं समझ पाई हूँ कि आप कैलिपर पहनते हैं, आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर, किस तरीके से आप मोबाइल रहते हैं घर में, किस तरीके से आपने अपने लिए अकोमोडेट किया है, कुछ नए तरीके से घर बनाया है, या जैसे ट्रेडिशनली जैसे बनते हैं वैसे बनाया है? नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं चलता हूँ क्रचेस पर. तो फिजिकल मूवमेंट जितनी भी होती है, खैर हमारा तो ग्राउंड फ्लोर पर ही घर है. तो अगर मैं दिल्ली में भी जब रहता था, तो अभी आई एम शिफ्टिंग बिटवीन दिल्ली एंड आगरा बोथ, क्योंकि आगरा में मेरा ऑफिस खोला हुआ है. तो वहां पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर आई कैन क्लाइंब.
हम्म। मैं चढ़ सकता हूँ ऊपर नीचे, स्टेयरिंग कर सकता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे जरूरत पड़ती नहीं है। लिफ्ट होती है तो ऑफकोर्स इट मेक्स माई जॉब इजियर। वहाँ पे हम्म। रहता है आगरा में भी इट्स अ नॉर्मल हाउस, ग्राउंड फ्लोर पर है। और असिस्टिव डिवाइस के ऊपर आप मुझसे बात करोगे तो मेरे लिए जो मेन जो था अब तक वो मैंने आपको बता दिया, दोनों स्कूटर एंड कार। उसके हम्म। अलावा मोबाइल, और जो काम के अंदर रहा है कि मेरे को मूवमेंट अब कम करनी पड़ती है। कोविड टाइम्स ऑल्सो हेल्प कि काम के अंदर क्या हुआ कि कोविड के अंदर लोगों को ये रियलाइजेशन हो गया कि तो मैं, यू डोंट हैव टू फिजिकली गो एंड मीट समवन टू गेट हम्म। जॉब। ना काम मांगने के लिए या कोई भी बिजनेस प्रपोजल डिस्कस करने के लिए यू डोंट हैव टू गो, आप हम्म। फोन मतलब जूम पे कर लो मीटिंग और हो जाता है। तो उससे थोड़ा आसानी और हो गई मेरे को, मेरे काम में फायदा ही हो गया। Okay, so how many flights you have taken so far? यानी Any count? नहीं, काउंट तो नहीं, वो कब से ले रहा हूँ, 2006 से कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी कभी ट्रैवल करता है तो हाँ काफी हाँ। टाइम से। ओके, ऑल राइट। सो मेरे को तीन आपके स्टेटमेंट्स चाहिए जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इस चीज को सुन रहे होंगे फ्रॉम द perspective ऑफ पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स का एक्सपीरियंस आपके साथ रहा, फ्रॉम द perspective ऑफ वर्क एंड एजुकेशन, एंड फ्रॉम द perspective ऑफ योर इंडिपेंडेंस। ये तीन स्टेटमेंट आप मुझे अगर बताएं ताकि हम दूसरे लोग आपके जो वीडियो को सुन रहे हैं वो समझ पाए कि ये तीन चीजें साथ अगर हो, पेरेंट्स साथ हो, एजुकेशन साथ हो, और इंडिपेंडेंस हो इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी और फाइनेंशियल, तो उसका मीनिंग क्या है आपकी लाइफ में विद डिसेबिलिटी। ये फॉर पेरेंट्स जिनके भी बच्चे थोड़े से डिफरेंटली एबल्ड हैं, मेरे हिसाब से उनको अपने बच्चों को सबसे पहले कॉन्फिडेंस देने की बहुत जरूरत है। मैंने काफी पेरेंट्स को देखा है कि दे स्टार्ट ट्रीटिंग देम डिफरेंटली, उनको एक्स्ट्रा केयर देना शुरू कर देते हैं, एक्स्ट्रा तरीके से पैम्पर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू मी उनके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और ज्यादा आ जाता है। वो सोचते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अब आप उसको नॉर्मली ट्रीट करो, नॉर्मली ट्रीट करने में बच्चे को शुरू में थोड़ी परेशानी होगी, एक्सेप्ट वो शुरू में मेरे साथ भी हुई थी। मैं तो यार ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे को तो मैं ये नहीं हो रहा हूँ, फिर भी लोग मेरे को डिफरेंटली ट्रीट कर नहीं रहे मेरे को। बट मुझे ग्रेजुअली रियलाइज हुआ यार ये तो मेरा कॉन्फिडेंस ही बढ़ा रहा है। देन वो मेरा माइंडसेट जो चेंज हो गया कि सब नॉर्मली, मतलब मैंने देन आई स्टॉप लुकिंग एट माय लेग्स, वो छोड़ दिया, मैं दिमाग से निकल चुका मेरे। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, स्कूल तक निकल के कि यहाँ पे पैरों में कोई दिक्कत है कुछ, वो सोचने नहीं है। देन यू स्टार्टेड थिंकिंग नॉर्मली, एकदम स्ट्रेट तरीके से। वो लोग सोच रहे हैं ये करना है, हम भी वही सोच रहे हैं। वो लोग ये करना है, सोच रहे हैं ये करना है, हम भी वही सोच रहे हैं। And यही चीज पेरेंट्स को भी करनी चाहिए। पुट योर किड्स इन नॉर्मल स्कूल एज मच एज पॉसिबल, कॉन्फिडेंस उसको टोटल कॉन्फिडेंस हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका सेकंड पॉइंट है, एजुकेशन। दैट इज द ओनली टूल अकॉर्डिंग टू मी फॉर ऑल द पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड। ओके। एजुकेशन और एनी टैलेंट, जैसे कि अगर कोई एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर, बट मेरे कहना है कि एजुकेशन अफोर्ड होनी, अफोर्डेबल होनी चाहिए। और एजुकेशन का बेसिक सेट ऑफ क्राइटेरिया होना चाहिए कि एजुकेशन करो। 12th ग्रेजुएशन, राइट ना तो भी ग्रेजुएशन ही मिनिमम हो गई है, 12th करके कुछ होता नहीं है। एंड देन यू पिक अप कोर्स, वोकेशनल कोर्स, जिससे कि आपका जो भी टैलेंट होगा आप उसके अकॉर्डिंग जाके एंड देन यू मूव इन दैट डायरेक्शन। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से एवरीथिंग इज बिकम सो इजी, यू डोंट हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट अनलेस इट इज अ वेरी फिजिकली डिमांडिंग जॉब। आपका सारे काम ऑनलाइन ही हो जाते हैं, सारे काम ऑनलाइन होते हैं। एंड विद दैट थिंग इन पिक्चर, तो फिर आपको फिर ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं फिजिकल, आपको फिजिकल मूवमेंट की। मतलब अगर ये आप जब भी पॉसिबल हो पाएगा व्हेन यू हैव द क्वालिफिकेशंस। इफ यू डोंट हैव क्वालिफिकेशन, बिकॉज़ दैट इज अ फिल्टरिंग क्राइटेरिया फॉर कंपनीज। अगर आप किसी को भी आप जाके बोलते हो कि व्हाई आर यू नॉट डूइंग इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कंपनी में कम बैक एंड टेल, जैसे मैंने आपको बोला कि जब बंदे के पास क्वालिफिकेशन नहीं होगी देन व्हाई वुड आई हायर हिम। दैट्स ट्रू। जरूरी है ना, क्योंकि अगर आपको आपको वैसे ही कुछ दया करनी है तो वो यू कैन हेल्प हिम वंस, पैसे देकर कि बंदा बिल्कुल ही फाइनेंशियली, बट इफ यू वांट टू मेक हिम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, यू नीड टू, यू माइट एज वेल, यू नो, या तो उसको एजुकेट करो, एजुकेट करके देन यू हायर हिम, तभी वो सेवा करेगा। एक कहावत भी है ना इसके ऊपर, वही कहते हैं कि आप किसी इंसान को बार बार मछली ले जाके ना पकड़ाओ, बस उसको मछली पकड़ना सिखा दो, जिसकी वजह से वो रोज खुद से अपने आप पकड़ के अपना पकाए और अपना खाए। आप जो बात बोल रहे हैं आई थिंक वो उसी के अराउंड कन्फ्लुएंस हो रहा है उसका। आई थिंक वही उसका कंक्लूजन निकल रहा है इनफैक्ट कि आप शायद कह रहे हैं कि आप मछलियां पकड़ना सीखें, कोई आपको मछली लाके दे दे वो ना करें। वो नहीं होगा। जब एक्चुअली मेरे को काफी कॉल्स आए, मेरे को बीच में भी काफी मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, सर मैं फिजिकली डिसेबल्ड हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, आप मुझे जॉब दे दो। तो मैंने कहा पहले अपनी क्वालिफिकेशन बताओ। मैं क्वालिफिकेशन, मैंने पढ़ाई लिखाई
मतलब मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करी, 12वीं करी, मैं कहा, भाई तुम पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, उसके हम्म बाद कमेंट टॉक टू मी। हम्म इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट आजकल। तो मतलब वो पूरा हाइजीन फैक्ट्री हो गया एक तरह से कि तुम्हें इंग्लिश आना चाहिए, कुछ ना हो रहा है, एक नॉन स्पीकिंग इंग्लिश और एक इंग्लिश स्पीकिंग बंदे के अंदर सैलरी में अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। That's true. मैं That's तो true. ये कहता हूँ कि अगर तुम इंग्लिश ही बोलना सीख जाओगे 12वीं करने के बाद भी, देन यू हाँ गेट अ जॉब इन कॉल सेंटर। हाँ देन कॉल सेंटर आर पेइंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी, और कॉल सेंटर यू डोंट हैव टू मूव अराउंड। तो आपको तुम्हें चलना नहीं है, तुम्हें चलना नहीं है, तो देन यू कैन गॉट अ जॉब, यू अच्छी खासी लाइफ मिल जाती है, वो अच्छा काम भी कर लेते हैं। अगेन वो फिर दैट जॉब इज अगेन गोइंग बैकवर्ड एंड सी कि तुम्हें पढ़ना तभी पड़ेगा, तुम्हें तभी अपनी ट्वेल्थ करनी पड़ेगी, यू स्टिल हैव टू वर्क अपॉन इंग्लिश, यू स्टिल हैव टू इंप्रूव योर इंग्लिश वहां पे बात करने के लिए, क्योंकि वो भी तभी हायर करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि यू आर डिफरेंटली एबल्ड, वो देखेगा कि आपका क्वालिफिकेशन है कि नहीं। वंस द क्वालिफिकेशन इज इन प्लेस, देन ऑफ कोर्स आई कैन लुक, यार ठीक है, नाउ आई कैन हैव माय इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट, देन आई कैन हायर हिम, देन देयर आर टू कैंडिडेट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, देन आई कैन पिक हिम अप, तब मैं कर सकता हूँ। पर अगर दो बंदे होंगे, एक के पास क्वालिफिकेशन नहीं होगी, तो फिर तो मैं उसको देखूंगा भी नहीं ना, तो एटलीस्ट नेक्स्ट लेवल उसके बाद होता है। ओके, मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे, स्पेशली ये लैंग्वेज के ऊपर है कि आजकल ये कुछ शब्द चल रहे हैं जैसे स्पेशली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और भी इसके अराउंड। आपका क्या टेक है इन शब्दों के ऊपर? देखिए, वर्ड्स तो जनरली आई हैव नेवर बीन आफ्टर वर्ड्स। अब फिजिकली हैंडीकैप बोलो या फिजिकली डिसेबल्ड बोल लो, दे ऑल, अब मेरे सामने बोलो कि यार यू आर अ फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, और मेरे सामने बोलो यू आर अ फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, सो इट इज गोइंग टू हैव द सेम इम्पैक्ट ऑन मी, हम्म वो सेम इम्पैक्ट पड़ेगा। खैर मेरे ऊपर तो नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं पास दैट, बट जो हम्म बंदा होगा उसके ऊपर तो सेम ही पड़ेगा। हम्म बट ठीक है, मतलब अभी डिफरेंटली एबल्ड एक टर्म है, वो यूज कर रहे हैं हम लोग, वो थोड़ा लोगों को सुनने में बेटर लगता है, तो हम्म हम्म लिव दैट। आई एम नॉट, मतलब उतना टर्म्स के ऊपर मुझे लगता नहीं कि उससे ज्यादा फर्क पड़ता है टर्म चेंज करने से। मतलब हाउ, मेरे लिए ट्रीटमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि ट्रीटमेंट चेंज करो, टर्म चेंज करने से कुछ नहीं होगा। आज भी आप देखोगे स्कूल्स वगैरह में भी देखोगे, कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर डिसेबल्ड फ्रेंडली, तो वहाँ पर उन्होंने चीजें बनाई हुई हैं। स्कूल अभी भी है, स्कूल में अभी भी क्लासेस ऊपर हैं, किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है कि कोई बंदा अगर थोड़ा प्रॉब्लम में आता है तो ऊपर कैसे चलेगा, नीचे कैसे उतरेगा। हम्म या स्कूल तो काफी औसम स्कूल था, और एक गो में उन्होंने एडमिशन भी दे दी मेरे को, और वहाँ पे पढ़ा भी थी। अब हम्म मुझे पता नहीं कि स्कूल्स दे आर द रिलेटेड टू get these kind of people admitted into the school. They should. For me, they should. हम्म It makes a hell lot of a difference in the हम्म person's attitude, a mindset. में. That's nice. Okay, so because this is a very tricky question which people often ask me, and I wanted to have your opinion as well on this कि क्या लैंग्वेज यूज की जाए या क्या शब्द की शब्दावली, एक्चुअली पूरा खेल तो उसी का ही है। उसी के कारण से हम लोगों को कोई विकलांग बोलता है, कोई दिव्यांग बोलता है, कोई हैंडीकैप बोलता है, कोई डिसेबल्ड बोलता है, कोई डिफरेंटली एबल्ड बोलता है, कोई स्पेशली एबल्ड बोलता है। खैर मेरा मानना ये है कि तुम कुछ भी बोल लो, अगर हमारे लिए माइंडसेट हल्का सा बदल लो ना, देखने का नजरिया, शायद चीजें आसान हो जाएं सबके लिए। Exactly यही चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि हाँ सिर्फ हाँ, चीज में बोलो कुछ भी, एग्जैक्टली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, सो इफ्तिकार जी, थैंक यू सो मच। आज आपने अपना टाइम निकाला और हमारे से बात करी, एंड आई एम थैंक श्योर यू। ये वीडियो आपके आपका ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आपने जो कुछ कीवर्ड्स बोले हैं, जैसे पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो लोग सोचते हैं कि बिना पढ़ाई के कोई इंक्लूजन के अराउंड या फिर कोई जॉब के अराउंड या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाएगी, इतना इजी नहीं है वो रास्ता। पढ़ाई से शायद थोड़ा इजी हो जाएगा। और आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ रहा, तो मेरी सारे लोगों से ये दरख्वास्त है कि फैमिली सपोर्ट में रहे, और फैमिली इस तरीके से सपोर्ट में रहे कि वो उनको कंप्लीटली डिपेंडेंट ना बनाए, बट इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सपोर्ट करे। राइट, सो जैसे आपके पेरेंट्स ने किया, आपके भाइयों ने किया, अगर हमको इस तरीके का परिवार मिलता है जो आपके सपोर्ट में खड़ा है हर बार, लेकिन ऐसा नहीं खड़ा कि हर बार हाथ पकड़ के तैयार है, वो कहते हैं कि तुम भाग, हम तेरे पीछे हाँ, हैं। खुद कर, हाँ करेक्ट। आपके जैसे परिवार, आपके जैसे जो आपकी पढ़ाई है उस तरीके से है, सबको ऊपर वाला दे, यही हम सबसे दुआ करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स। एजुकेशन के साथ टू टू कीवर्ड्स और ऐड करने से, मैं जो बताया था आपको पहले भी, एजुकेशन, यू, मैं आई विल ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, आई टोल्ड यू, एंड परसिवरेंट, ये तीन चीजें हैं जो, जिसको मैं कॉम्बिनेशन लेके चलता हूँ उसको।
मतलब आई ऑलवेज बीन पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ। अगर एक चीज नहीं हो रही है तो दूसरी चीज होगी, दूसरी नहीं हो रही है तीसरी चीज। मैंने देखा है कभी कि किसी का एक करियर ऑप्शन बंद हो जाता है, वो उसके लिए दुनिया खत्म हो जाती है, वो कहते हैं कि यार अब कुछ ना हो पाएगा। मतलब फॉर मी, मैं पहले डॉक्टर बनना चाहता था, डॉक्टर के बाद आई वांटेड टू गेट टू सम सॉफ्टवेयर कोडिंग एंड ऑल, एंड देन दिस थर्ड करियर ऑप्शन दैट आई एम चूजिंग। बीच में मैंने बैंक पीओ की भी तैयारी करने की कोशिश की, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई नाउ आई थिंक दैट दिस दिस हैज बीन इज द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर मी। जैसे मैं कहता हूँ कि ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। चलो आप तो परसिवर करना तो जरूरी है, वो तो सबके लिए है। हाँ आपको हमेशा ही मेहनत करनी पड़ेगी। आज हाँ। भी अगर बैठे होगे, चाहे किसी भी स्टेज पे पहुंचाओगे, आपको वो मेहनत करते रहनी पड़ेगी। ऑलवेज कंटिन्यूअसली लर्निंग एंड इम्प्रूविंग, सिंपल। हाँ, तो आई थिंक इसके साथ में हम इस इंटरव्यू को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। और मैं बार बार आपके पास आती रहूंगी आपसे सलाह करने के लिए, जानकारी लेने के लिए। थैंक यू सो बिल्कुल। मच, थैंक यू। थैंक एंड यू। टाइम निकाला, कीमती समय निकाला पूरी ऑडियंस से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।